All right, so in the last video, we were doing classifications of different classifications of countries at different levels. So that means that developed and developing countries, low income and high income countries के different features, characteristics देख रहे थे. Classify उनको कैसे किया जाता है हम ये देख रहे थे. So first of all, we did classification based on income levels, and we were on the second one which said classifications based on population growth and structure. ठीक है. पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में हमने देख लिया था. पॉपुलेशन ग्रोथ में हमने सबसे पहले देख लिया कि पॉपुलेशन को क्या अच्छे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं. डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज के थोड़े से हमने उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स देख लिए. फिर हमने कहा ऑप्टिमम साइज पॉपुलेशन का क्या होना चाहिए. फिर हमने ऑप्टिमम साइज ऑफ पॉपुलेशन भी देख लिया. पहले एक थ्योरी होती थी थॉमस मैल्थस की, ठीक है, वो अब टेक्निकली निकल गई भी है नए सिलेबस से, लेकिन हल्का सा आपको पुराने कहीं आप देख रहे होंगे तो हो सकता है थॉमस मैल्थस की थ्योरी का नाम याद आ जाए. थॉमस मैल्थस एपीजीपी जिन्होंने पढ़ा है ना मैथ्स वालों ने, थॉमस मैल्थस ऑब्जर्व्ड द डेटा फॉर अ सेंचुरी. ठीक है, तो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. उसने देखा कि जो फूड सप्लाईज हैं वो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन से एडिशन 2 + 2 4 + 2 6 + 2 8 इस तरह इंक्रीज कर रहा था फूड सप्लाईज, और जो पॉपुलेशन है वो ग्रो कर रही थी एट ए ज्योमेट्रिक रेट, मल्टीप्लिकेशन 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16, 16 2s are 32 एंड इस तरह. तो उसने कहा ये तो 100 साल बाद द पॉपुलेशन विल आउटग्रो व्हाट द फूड सप्लाईज, लीडिंग टू वॉर्स, फेमाइंस, और 50% पॉपुलेशन फारिग हो जाएगी और फिर इक्विलिब्रियम आ जाएगा पॉपुलेशन का दोबारा. तो हर सेंचुरी बाद उसने कहा ये होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं. क्यों नहीं हुआ? ऐसा क्यों नहीं हुआ? ऐसा इसलिए नहीं हुआ, रिसर्च एंड डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी. उसको थोड़ी पता था कि ऐसी फार्मिंग आ जाएगी, ऐसी टेक्निक्स आ जाएंगी, हाइब्रिड यील्ड्स आ जाएंगी. ठीक है, तो जो थैनोस है वो इस पे बेस्ड है, थॉमस मैल्थस की थ्योरी पे. ठीक है, अच्छा जी, आ जाए थोड़ा सा आगे, एक दो और फजूल चीजें लिखते हैं फिर आगे चलते हैं. कहीं से नहीं, अभी शुरू हो रहा है. ठीक है, आ जाएंगे. अब पॉपुलेशन स्ट्रक्चर के अंदर ही पॉपुलेशन स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं. सिंपल स्ट्रेट अवे पॉइंट लिखें. डेवलपिंग कंट्रीज have a large proportion of young population. पाकिस्तान में 60% are less than 28 years. ठीक है, this can be of huge advantage as workforce along with aggregate demand is likely to grow if they are well educated, trained and healthy. It can lead to immense growth. Developed countries have a large aging population. Have a large aging population, which might increase the dependency ratio. Government expenditure
on healthcare and transfer payments. Which transfer payments? State pensions. Is also likely to increase. बात समझ आई? Developing countries have a huge opportunity. If you utilize, अगर आप इस आवाम को पढ़ाएंगे, जो यूथ है उसको पढ़ाएंगे, अच्छा एंटरप्रेन्योर्स बनेंगे, स्किल्ड वर्कर्स बनेंगे, तो आपकी बात कहां से कहां चली जाएगी? आई बात समझ में? सो ट्रेनिंग, एजुकेशन, हेल्थ केयर बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एक एसेट बन जाएगा फ्यूचर में. डेवलप्ड कंट्रीज का उल्टा मसला है, उनका डिपेंडेंसी रेशो भी बढ़ेगा क्योंकि एजिंग पॉपुलेशन है, उनका ट्रांसफर पेमेंट्स भी बढ़ेंगी, खर्चा होगा, हेल्थ केयर के ऊपर भी ज्यादा बर्डन आएगा, ठीक है, गवर्नमेंट टैक्स रेवेन्यू भी गिरेगा. समझ आई बात की? तो ये एक किस्म का उनके ऊपर नेगेटिव है. नो नीड, यू विल नॉट बी रिक्वायर्ड टू मेक देम, बट यू शुड हैव अ स्लाइट आइडिया ऑफ पॉपुलेशन पिरामिड्स. ठीक है, यू विल नॉट बी रिक्वायर्ड टू मेक देम, सो इट्स अप टू यू. अगर आप ना बनाना चाहें आप ना बनाएं. यहाँ पे मेन आ गए, यहाँ पे वुमेन आ गई, यहाँ पे 0 to 10, 10 to 20 ये ईयर्स आ गए. ये एज है इन ईयर्स, फिर 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70 एंड कीप्स ऑन गोइंग. और डेवलपिंग कंट्रीज का क्या होता है? पिरामिड है. तो ये इनके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है. बना लें अगर बनाना है, वैसे जरूरी नहीं है, आपको इंटरप्रेट करना आ सकता है. सर डेवलपिंग कंट्रीज का ये एक पॉइंट लिख सकते हैं ना कि डेवलपिंग कंट्रीज में सर मेन लेबर फोर्स मैन नहीं होते हैं. हाँ हाँ, वो हमने शुरू में लिखा था ना कि वुमेन एम्प्लॉयमेंट जो है towards development, it is likely for them to use contractionary policies, right? है? नहीं ईमान, not necessarily. In which context? You're saying if a country is aiming towards development, it is likely for them to use contractionary policies? नहीं, it should be opposite. Economic growth होगी तो फिर development आएगी ना. So it's opposite. Expansionary fiscal and expansionary monetary policies basically, और सप्लाई साइड पॉलिसीज को भी वो अपनी प्रोडक्टिव कैपेसिटी भी इंक्रीज ही करेंगे, कम नहीं करेंगे. इट्स रॉन्ग, एब्सोल्युटली नॉट, बल्कि उसका ऑपोजिट है. अच्छा जी, इसी तरह 0 to 10 आ गया, 10 to 20 आ गया, 20 to 30 आ गया, 30 to 40 आ गया, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70 and 70 to 80. नहीं नहीं, तो कुछ ऐसा सीन होता है.
So this is developing. These are developed countries. ठीक हो गया? चलें, अब आते हैं हम तीसरी क्लासिफिकेशन पे, which is classification based on urbanization. Again, very simple thing. Urbanization एक बहुत बड़ा मसला है in developing countries, developing slash low income countries. There is high rural to urban migration. गांव से लोग कहां आते हैं? There are huge overpopulated cities with low civic facilities and large proportion people living in slums. एग्जाम्पल आप ले लें मुंबई, कराची, कीनिया की कौन सी है मेन सिटी? कीनिया की कौन सी है यार? नायरोबी। houses on houses around each other. The city where there is no night. वो तो सियोल है। Seoul है, हाँ। सियोल है साउथ कोरिया, लेकिन साउथ कोरिया डेवलपमेंट में बहुत आगे हमसे, लेकिन उधर वो लोग अंडर द रोड्स एंड अंडर द बिल्डिंग्स 10-10 फ्लोर नीचे रहते हैं। उधर ही वॉशरूम है, एक ही रूम में वॉशरूम भी है, किचन भी है, सब कुछ एक ही जगह। डेवलपिंग कंट्रीज लो इनकम, हाँ नहीं है डेवलपिंग, इफ इट्स नॉट डेवलप्ड इट्स डेवलपिंग। अच्छा जी, आगे आ जाए, कर लेंगे हैंडल, ऑपोजिट खुद ही हैंडल कर लीजिएगा। नंबर 4, classification based on trade. Developing low income countries usually export what? Low value added, unfinished raw materials and primary products. While import high value added finished products. This usually leads to
persistent current account deficits. It is further fueled by multinational companies sending income abroad. समझ आई बात की? मल्टीनेशनल कंपनी पैसे भी बाहर भेज रही है तो करंट अकाउंट डेफिसिट्स में. This further leads to high foreign debt. This further leads to high foreign debt. एक छोटा सा, अब ये भी टेक्निकली पहले सिलेबस में था, अब सिलेबस से निकल गया है 2023, लेकिन पॉइंट बहुत अच्छा है. ठीक है, इसके अंदर आप क्या लिख सकते हैं? प्रबीश या प्रबीख सिंगर नाम है. हाइपोथेसिस. प्रबीख और सिंगर दो बंदे थे. इन दोनों ने ऑब्जर्व किया, they observed that developing countries usually export goods and services that are income inelastic, while developed countries export goods and services that are income elastic. As world income slash GDP grew over the past few decades, export revenue of developed countries increased by much greater magnitude as compared to the export revenue of developed countries. हाँ जी, ये बात समझ आई है? नहीं आई? बहुत सिंपल सी बात है. उन्होंने ये कहा, देखा, डेटा ऑब्जर्व किया, उन्होंने ये देखा कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, यूएस हो गया, जापान हो गया, जर्मनी हो गया, फ्रांस हो गया, इनकी जो एक्सपोर्ट्स थी वो क्या थी? इनकम इलास्टिक थी. क्या बेचता है जर्मनी? आलू प्याज टमाटर बेचता है, गाड़ियां बेचता है, मशीनरी बेचता है, टेक्नोलॉजी बेचता है, यूएस वेपन्स बेचता है, हाई एंड किस्म के टेक्नोलॉजी बेचता है. आई बात समझ में? क्या हुआ? तो दुनिया की जब वर्ल्ड जीडीपी बढ़ा पिछले 50-60 सालों में, तो एक्सपोर्ट्स डेवलप्ड कंट्रीज की, क्योंकि इनकम इलास्टिक थी, बहुत ज्यादा बढ़ी. समझ आई बात की?
पाकिस्तान ऑन दी अदर हैंड क्या बेच रहा था? ड्राई फ्रूट, फिश, कॉटन यार्न, थर्ड क्लास किस्म की टेक्सटाइल, मैंगोज, मीट, ठीक है, इस तरह की चीजें बेच रहा था। ये थोड़े बहुत मिनरल्स, समझ आई बात की? तो हमारी एक्सपोर्ट्स भी बढ़ी, लेकिन उतनी ज्यादा नहीं बढ़ी। जब लोग अमीर हुए उन्होंने क्या खरीदा? उन्होंने आईफोन खरीदा, उन्होंने एलसीडी खरीदी, उन्होंने गाड़ियां खरीदी, उन्होंने लैपटॉप्स खरीदे, और उनकी डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ी। इनकम इलास्टिक था ना। हमारी चीजों की डिमांड सारी इनकम इन इलास्टिक थी, बढ़ी नहीं उस तरह जिस तरह बाकियों की बढ़ गई। क्या ख्याल है? तो हम वहीं के वही रह गए। हमारी एक्सपोर्ट्स, उस एक्सपोर्ट रेवेन्यू नहीं बढ़ा जिस तरह जापान का बढ़ा, जिस तरह ताइवान का बढ़ा। ठीक है, ताइवान भी माइक्रोचिप्स और टेक्नोलॉजी में बहुत आ गया। किया नहीं? सर मेरा सवाल है। जी जी। सर जो हमने एएस में पढ़ा था कि जो पेरिशेबल गुड्स होते हैं वो इनएलास्टिक होते हैं ज्यादा, तो उस हिसाब से हमारी एक्सपोर्ट की रेवेन्यू ज्यादा नहीं होना चाहिए था अगर हम फॉर एग्जांपल मैंगोज एक्सपोर्ट कर रहे हैं? उनकी सप्लाई इनइलास्टिक होती है भाई, डिमांड नहीं इनइलास्टिक होती। पेरिशेबिलिटी सप्लाई को इनइलास्टिक करती है। वो तो दैट इज अ बैड थिंग, बिकॉज यू कैन नॉट रिएक्ट क्विकली। डिमांड इनइलास्टिक नहीं होती, और वो प्राइस इनइलास्टिक इलास्टिक होती है। यहां इनकम इलास्टिक इनइलास्टिक की बात हो रही है। समझ आई बात की? जी सर। वो सप्लाई इनइलास्टिक होती है, विच इज नॉट अ गुड थिंग। परचेजिंग पावर हमारी क्यों डिपेंड करेगी अली आजम? जो खरीद रहा है उसकी परचेजिंग पावर पे डिपेंड करेगा ना, हमारा तो इससे कोई ताल्लुक नहीं। सर लेकिन जो उनके उनका कम से इंक्रीज हो रहा है वो उस पर उनका डिपेंड ज्यादा से करेगा। इंक्रीज हो रहा है, हमारा कम से इंक्रीज हो रहा है। उनकी डिमांड चीजों की बहुत ज्यादा बढ़ी है। उनकी चीजों की डिमांड बढ़ गई और हमारी चीजों की डिमांड नहीं बढ़ी, क्योंकि हमारी चीज इनकम इनलास्टिक थी ना। गोरा अब ये तो नहीं कहेगा ना कोई, अब मैं अमीर हो गया हूं, अब मैं पहले सीजन में एक आम खाता था, अब मैं 20 खाऊंगा, ये कहता है कोई गोरा? लेकिन ये जरूर कहेगा कि आपको, अब मैं अमीर हो गया हूं, अब मैं लैम्बोर्गिनी लूंगा, अब मैं मर्सिडीज लूंगा, नहीं वाली। वो ये लाजमी कहेगा। ठीक है, मैं अब मेबैक लूंगा, तो वो इस तरह की बात करेगा। मैं एलसीडी लगवा लेते हैं सारे घर में, ठीक है, इस तरह की बात जरूर सोचेगा। अच्छा जी, आगे आ जाएं। ये 4 है 5 है? 5 है। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन, classification based on what do you call it, income disparity, not income disparity, distribution of income, distribution of income and wealth. अगर वो कहता है इनकम डिस्पैरिटी की कोई बात करता है सिर्फ दे के, क्या जीडीपी दे के या कुछ इस तरह की, तो आपने बताना है कि इसके साथ साथ क्या क्या यूज हो सकता है। तो डिस्ट्रीब्यूशन पे तो बाद में आते हैं, पहले लिख लें मेजर्स। मेजर्स ऑफ इनकम डिस्पैरिटी, measures of income disparity. Number 1, Lorenz curve. Number 2, Gini coefficient. Remember Lorenz curve हमने एएस में देखा था कि ये A2 में था, जबकि जीनी कोफिशिएंट हमने एएस में देख लिया था, 0 से 1 जिसकी वैल्यू होती। आ जाए जी, लॉरेंस कर्व। लॉरेंस कर्व की हेडिंग दे दें। अच्छा, I want you to make
स्क्वायर, कोशिश करनी है कि आप स्क्वायर बनाएं। बड़ा बना लें तो बेहतर है, बहुत बड़ा नहीं चाहिए। मतलब वाई एक्सेस और एक्स एक्सेस की लेंथ सेम रखें, मेरी नहीं है लेकिन कोशिश करें कि आप रख लें। अच्छा जी, सो व्हाट डू वी हैव हियर, इधर है हमारे पास व्हाट, पॉपुलेशन। यहां पे हमारे पास 100% पॉपुलेशन है, ठीक है, एंड दिस इज अ क्यूमुलेटिव परसेंटेज। इधर हमारे पास जीडीपी है मुल्क का, जीडीपी या इनकम, और ये भी क्यूमुलेटिव परसेंटेज। स्क्वायर बनाएंगे तो अच्छा है, मेरा जरा स्क्वायर नहीं है सही वाला, लेकिन आप कोशिश करें कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हैव द सेम लेंथ। व्हाट इज दिस, ये 45 डिग्री के एंगल पे क्या है, लाइन ऑफ इक्वालिटी। दिस इज द लाइन ऑफ इक्वालिटी। नाउ व्हाट इज द लाइन ऑफ इक्वालिटी टेलिंग अस, बिल्कुल दरमियान में अंदाजे से मेजर करके 50% करें। लाइन ऑफ इक्वालिटी क्या बता रही है कि जीनी कोफिशिएंट की वैल्यू 0 है। इसका क्या मतलब है, 50% ऑफ द पॉपुलेशन is earning 50% of the wealth in the economy. That means the rest of the 50% of the population is earning the rest of the 50% of GDP in the economy. इसी तरह 80% of the population is earning 80% of the GDP in the economy. That means the rest of the 20%, cumulative का मतलब समझ आया कि बाकी 80% अगर 80% कर रही है तो बाकी 20% होल्ड कर रही है। ये देखें, if this 80% is earning this 80%, this means that this 20% जो रह गया वो बाकी 20% इनकम होल्ड कर रही है। इसका मतलब टोटल इक्वालिटी है, लाइन ऑफ इक्वालिटी पे टोटल इक्वालिटी है। यहां तक सारे मेरे साथ हैं, चलें। एमसीक्यूज में आता है ज्यादातर, ठीक है। आगे आ जाए, अब बात को जरा समझें। अब मैं बना रहा हूं लॉरेंस कर्व। लॉरेंस कर्व की असल शक्ल इस तरह होती है, और अब यहां से हर किसी का सीन डिफरेंट होगा। आपने अपना ग्राफ देखना है, मेरे ग्राफ पे नहीं जाना। माय लॉरेंस कर्व इज टेलिंग मी, क्योंकि आपका अपने अंदाजे से बनेगा। मेरे केस में मेरा लॉरेंस कर्व मुझे बता रहा है कि 50% ऑफ द पॉपुलेशन, या सिर्फ 80% की बात करते हैं, 80% ऑफ द पॉपुलेशन जीडीपी का कितना अर्न कर रही है। कितना कर लूं मैं अंदाजे से इसको, 41% कर लेता हूं। So my graph is telling me that 80% of the population is earning only 41% of the GDP. What does that mean? That means that the rest of the 20% of the population is earning how much? Is earning 59%. In my case, you do your own math. आप देख लें आपका अंदाजे से किधर आ रहा है। हो सकता है किसी ने लॉरेंस कर्व लाइन ऑफ इक्वालिटी के करीब बनाया हो। जितना लॉरेंस कर्व लाइन ऑफ इक्वालिटी के करीब होगा उतनी इनकम डिस्पैरिटी कम होगी।
ठीक है, जितना लॉरेंस कर्व लाइन ऑफ इक्वालिटी से नीचे होगा उतनी इनकम डिस्पैरिटी ज्यादा होगी। जी, आपका कितने पे आया? 80% ऑफ योर पीपल आर अर्निंग हाउ मच? 33%। तुम्हारे तो बहुत बुरे हालात है। तुम्हारा कितना आया? 40। ठीक है, मेरे जैसा है। ठीक है, डू वी गेट दैट? 66 आएगा ना फिर तुम्हारा 33 का। इसका मतलब तुम्हारे 20% 64, 20% 64% वेल जीडीपी अर्न कर रहे हैं। और पाकिस्तान में तो बुरा है बहुत, साउथ अफ्रीका में तो उससे भी बुरा है। आप देखें ना, 1% इलीट जो है पाकिस्तान में, वो उसके पास कितनी इनकम है, कितनी वेल्थ है, जीडीपी का आधा हिस्सा तो वही ले जाते हैं इनकम, मियां मंशा वगैरह। आई बात समझ में? इज दिस क्लियर? ठीक है जी, कोई बात नहीं, उसको छोड़ें 8-20 को, ये समझे। सो at the line of equality, there is no income disparity. Lower the Lorenz curve from line of equality greater the income disparity. In this example, 80% of the population is earning only, मैं अपना लिख रहा हूं, आप अपना लिखेंगे, ठीक है। मैं अपने केस में लिख रहा हूं 41% of the GDP, while the rest of the 20% is earning 59%। इसमें ज्यादा, अगर आप और नीचे देखें ना, 20% सिर्फ 59, 60% जीडीपी का कौन अर्न कर रहा है? सिर्फ 20% पॉपुलेशन, 80% सिर्फ 40% कमा रही मेरे। तो ये इनकम डिस्पैरिटी ज्यादा है, उसके और ज्यादा, जितना नीचे होगा उतना 59% ऑफ द जीडीपी। डज दिस मेक सेंस? ऑनलाइन पीपल, आर यू विद मी? ठीक है, इधर आ जाए, यहां पे लिखेंगे सर। जी जी, हाँ, बस ये 5 मिनट में मैं आ रहा हूं, मैं हाजिर हो रहा हूं। इधर लिखें ए, ये सारा एरिया ए है, दिस एंटायर एरिया इज बी। अब मजे की बात सुने, एस में आपने लॉरेंस कर्व नहीं पढ़ा था, क्योंकि लॉरेंस कर्व A2 में था। रिमेंबर जीनी कोएफिशिएंट? आज आप जीनी कोएफिशिएंट का फॉर्मूला लिखेंगे। जीनी कोएफिशिएंट का फॉर्मूला क्या है? ए ओवर ए प्लस बी। ये इसका असल में फॉर्मूला है जो हम एएस में नहीं बताते। जीनी कोएफिशिएंट इज ए ओवर ए प्लस बी। बात समझ रहे हैं? ए इज दिस एरिया, ए इज दिस एरिया, और a प्लस बी इज दिस इंटायर एरिया, दिस ट्राइंगल। तो a ओवर a प्लस बी करते हैं तो क्या आता है? एक रेशो आता है 0 और 1 के दरमियान, जिसकी वैल्यू होती है 1। मींस कि सारा जीडीपी, 100% जीडीपी इज ओन्ड बाय वन इंडिविजुअल। समझ रहे? और बाकी 100 के पास कुछ भी नहीं। समझ आई? आई बात समझ में? और 0 का क्या मतलब है? कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, एवरीवन इज एक्चुअली अर्निंग। कितनी थी कल जीएनआई पर कैपिटा पाकिस्तान का?
$1600 पर ईयर, ठीक है ना। तो $1600 पर ईयर हर बंदा कमा रहा है, जो कि ऐसा नहीं 38,000 था, है ना, पर मंथ, ठीक है। तो बहुत बेचारे गरीब हैं जो 38,000 से नीचे कमा रहे हैं। मलिक रियाज 38,000 कमा रहा है, ठीक है। मियां मंशा 38,000 कमा रहा है। तो इस तरह बहुत फर्क है। जीनी कोफिशिएंट ये एएस वाला है, हायर द वैल्यू हायर द इनकम डिस्पैरिटी। The value 0 implies that all GDP is equally distributed and value 1 means, ये खैर एएस में हमें पहले ही पता था, that entire GDP is earned by one individual. थोड़ा सा मिनट मुझे दें, थोड़ी सी क्लास लंबी हो गई है, एएस के बच्चे भी आ गए, बस 1 मिनट मैं और लूंगा आप लोगों को। डेवलपिंग कंट्रीज usually have a high income disparity. रीजंस आप खुद लिख लीजिएगा। टैक्स रेवेन्यू कम है, गवर्नमेंट वेलफेयर प्रोजेक्ट्स कम है, करप्शन ज्यादा है उसमें, ठीक है, रेशो ज्यादा है लोगों का, एजुकेशन, हेल्थ केयर, ट्रेनिंग, ये सब कुछ आ जाए। इज दिस क्लियर? चलें, अब ये खत्म नहीं हुआ, कल इंशाल्लाह ये पहली चीज खत्म हो जाएगी नेक्स्ट वीडियो में। ऑलराइट।